सीएम गहलोत के केंद्र सरकार बीजेपी आरएसएस पर गंभीर आरोप। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम गहलोत ने लगाया गंभीर आरोप। कहा 8 साल में देश में जो करप्शन फैला है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती हैं। मुझे जो जानकारी है और मैं जो उद्योगपतियों से व्यापारियों से सुनता हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। उसकी तरफ ईडी का ध्यान नहीं जाता। इनके खुद के लोग चाहे आरएसएस के हों या बीजेपी के हों, सब लूट मचा रखी है। जो जहां बैठा है वहां लूट कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता इन लोगों का। राहुल गांधी से ईडी रात को 12 बजे तक पूछताछ करती है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया या कौन सी अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? जहां अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां तो पूछते नहीं है। मोदी को कहना चाहूंगा, आपको भगवान ने मौका दिया है प्रधानमंत्री बनने का। देश की जनता के साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से इस तरह का व्यवहार मत करवाओ, वरना देश आपको भी नहीं बख्शेगा। ये मैं प्रधानमंत्री को ससम्मान कहना चाहूंगा। पीएम पद का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसकी बात का वजन होता है। पूरा देश इनकी हरकतों को देख रहा है। इनका घमंड चलने वाला नहीं है। देश में हिंसा का माहौल बन रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का इश्यू है। हिंदू की बात करके कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे? हिंदू करके बार बार चुनाव जीत रहे हैं और इसलिए इनमें घमंड आ गया। कब तक हिंदू के नाम पर राजनीति करेंगे? तो सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने ये बड़ी बात कही, कई महत्वपूर्ण बातें की, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कई बातें कही और उन्होंने साथ ही साथ गंभीर आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए। कहा 8 साल में देश में जो करप्शन फैला है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुझे जो जानकारी है और मैं जो उद्योगपतियों से, व्यापारियों से सुनता हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। उसकी तरफ ईडी का ध्यान नहीं जाता है। इनके खुद के लोग चाहे आरएसएस के हों या बीजेपी के हों, सबने लूट मचा रखी है। जो जहां बैठा है वहां लूट रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता इन लोगों का। राहुल गांधी से ईडी रात को 12 बजे तक पूछताछ करती है। ऐसे कौन सा गुनाह कर दिया है या कौन सी अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है? जहां अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां तो पूछते नहीं है। मोदी को कहना चाहूंगा, आपको भगवान ने मौका दिया है प्रधानमंत्री बनने का। देश की जनता के साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से इस तरह का व्यवहार मत करवाओ, वरना देश आपको भी नहीं बख्शेगा। ये मैं प्रधानमंत्री को ससम्मान कहना चाहूंगा। पीएम पद का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसकी बात का वजन होता है। पूरे देश इनकी हरकतों को देख रहा है। इनका घमंड चलने वाला नहीं है। देश में हिंसा का माहौल बन रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का इश्यू है। हिंदू की बात करके कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे? हिंदू करके बार बार चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इनमें घमंड आ गया है। तो कब तक हिंदू के नाम पर राजनीति करेंगे? ये सीएम अशोक गहलोत का कहना। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम गहलोत ने साधा निशाना। कहा राहुल गांधी के उठाए सवालों का केंद्र सरकार ने नहीं दिया जवाब। राहुल गांधी ने अब तक जो सवाल उठाए हैं, केंद्र सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। चीन ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। दुनिया के देश जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पर कब्जा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी इस पर जवाब नहीं दिया। आज ये हर मामले में ईडी को आगे कर रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कोई दम नहीं, 1 रुपया नहीं लिया। सबको मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। नेशनल हेराल्ड 1937 से कांग्रेस का अखबार रहा है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। कोई भी डायरेक्टर इस कंपनी से 1 रुपये व्यक्तिगत काम में नहीं ले सकता। फिर कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? इस तरह पूरे देश में कई नॉन प्रॉफिट कंपनियां हैं जो एनजीओ के तौर पर भी काम कर रही हैं। कल हर एनजीओ में ईडी घुस जाएगी। नेशनल हेराल्ड को 5000 फ्रीडम फाइटर्स के सहयोग से मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। जब ये अखबार संकट में आया तो कांग्रेस ने मदद की, शेयर ट्रांसफर हुए।
कांग्रेस ने मदद की वो सब रिकॉर्ड में है। 2015 में ईडी ने केस बंद कर दिया था, वापस से केस को खोला गया है। तो ये सीएम अशोक गहलोत ने बात की। महत्वपूर्ण ये बातें उन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले ये केस बंद कर दिया था, अब दोबारा से इस केस को खोला गया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम गहलोत ने ये निशाना साधा है और कहा है राहुल गांधी के उठाए सवालों का केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने अब तक जो सवाल उठाए हैं, केंद्र सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। चीन ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। दुनिया के देश जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पर कब्जा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी इस पर जवाब नहीं दिया है। आज ये हर मामले में ईडी को आगे कर रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कोई दम नहीं, 1 रुपया नहीं लिया गया। सबको मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। नेशनल हेराल्ड 1937 से कांग्रेस का अखबार रहा, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। कोई भी डायरेक्टर इस कंपनी से 1 रुपया व्यक्तिगत काम में नहीं ले सकता। फिर कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। इस तरह से तो पूरे देश में कई नॉन प्रॉफिट कंपनियां हैं जो एनजीओ के तौर पर भी काम कर रही हैं। कल हर एनजीओ में ईडी घुस जाएगी। नेशनल हेराल्ड को 5000 फ्रीडम फाइटर्स के सहयोग से मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। जब ये अखबार संकट में आया तो कांग्रेस ने मदद की, शेयर ट्रांसफर हुए। कांग्रेस ने मदद की वो सब रिकॉर्ड में है। 2015 में ईडी ने केस बंद कर दिया था, वापस से केस को खोला गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने घाट के बालाजी हनुमान मंदिर में दर्शन किए। धर्मपत्नी सत्यवती मिश्र और परिजनों के साथ पूजा अर्चना की। हनुमान चालीसा का पाठ कर विधिवत मंत्रोच्चार के बीच भगवान की स्तुति की। देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। गलता पीठ मंदिर में श्री राम दरबार और अन्य मंदिरों में दर्शन किए। गलता तीर्थ के महंत स्वामी अवधेशाचार्य से धर्म अध्यात्म पर संवाद किया। तो आपको बता दें, कलराज मिश्र राज्यपाल जिन्होंने घाट के बालाजी हनुमान मंदिर में दर्शन किए, धर्मपत्नी सत्यवती मिश्र और परिजनों के साथ पूजा अर्चना की। हनुमान चालीसा का पाठ कर विधिवत मंत्रोच्चार के बीच भगवान की स्तुति की। देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की प्रार्थना की। गलता पीठ मंदिर में श्री राम दरबार और अन्य मंदिरों में दर्शन किए। गलता तीर्थ के महंत स्वामी अवधेशाचार्य से धर्म अध्यात्म पर संवाद भी किया। राज्यसभा सांसद ओम माथुर दक्षिण भारत प्रवास पर। रामेश्वरम, मदुरई, कोडाकैना, तिरुपति, चेन्नई प्रवास पर ओम माथुर राज्यसभा कमेटी के मद्देनजर इन स्थानों पर स्टडी विजिट कर रहे हैं। विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी आज और कल। कोडाइन कनाल में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद तिरुपति जाने का भी कार्यक्रम है। मदुरई और रामेश्वरम का प्रवास भी कर चुके ओम माथुर। तो ओम माथुर जो दक्षिण भारत के प्रवास पर हैं, राज्यसभा सांसद ओम माथुर रामेश्वरम, मदुरई, कोडाईकना, तिरुपति, चेन्नई प्रवास पर हैं। ओम माथुर राज्यसभा कमेटी के मद्देनजर इन स्थानों पर स्टडी विजिट कर रहे हैं और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी आज और कल है। कोडाईकनाल में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद तिरुपति जाने का उनका कार्यक्रम है। मदुरई और रामेश्वरम का प्रवास भी कर चुके ओम माथुर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का बयान। सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन पर कहा, सबको अपना अपना आरक्षण मांगने का हक है। सरकार इस पर विचार करेगी। सरकार मामले पर बातचीत करेगी। वर्गीकरण की बात पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले पर कहा, बेकसूर लोगों को परेशान किया जाएगा तो आम जनता भी जवाब देगी। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये बयान। सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन पर उन्होंने कहा, सबको अपना अपना आरक्षण मांगने का हक है। सरकार इस पर विचार करेगी। सरकार मामले पर बातचीत करेगी। वर्गीकरण की बात पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले पर कहा कि बेकसूर लोगों को परेशान किया जाएगा तो आम जनता भी जवाब देगी। मेरे बेटे का तबादला कराया और घर पर भेजे गुंडे। माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज आरक्षण आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। सरकार और आंदोलनकारियों की ओर से समझौते के प्रयास जारी। संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी का ये बड़ा बयान आया।
मेरे बेटे का तबादला कराया और घर पर गुंडे भेजे। आंदोलन को दबाने के लिए मेरे बेटे का तबादला जालौर करवा दिया। भतीजे का भी तबादला करवाया। मेरे घर पर गुंडों को भेजा जा रहा। ये सब आंदोलन को कुचलने की साजिश है। लेकिन मैं और मेरा समाज डरने वाला नहीं है। ये लड़ाई एकमात्र मेरी नहीं है, बल्कि सारे समाज के हक की लड़ाई है, क्योंकि अब ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कहा गया कि मेरे बेटे का तबादला कराया गया, घर पर गुंडे भेजे गए, और ये जो पूरा बयान है वो इसलिए क्योंकि माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज आरक्षण आंदोलन चल रहा है। तीसरे दिन भी ये जारी है और सरकार और आंदोलनकारियों की ओर से समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने यह बयान दिया है। ये बड़ा बयान, मेरे बेटे का तबादला कराया और घर पर गुंडे भेजे। आंदोलन को दबाने के लिए मेरे बेटे का तबादला जालौर करवा दिया है और भतीजे का भी तबादला करवाया। मेरे घर पर गुंडों को भेजा जा रहा है। ये सब आंदोलन को कुचलने की साजिश है। लेकिन मैं और मेरा समाज डरने वाला नहीं है। ये लड़ाई एकमात्र मेरी नहीं, बल्कि सारे समाज के हक की लड़ाई है। आखिर थर्ड ग्रेड के तबादले हैं या फिर टेढ़ी खीर? तृतीय श्रेणी के शिक्षक तबादलों की तक रहा। तबादलों के लिए इस बार भी जयपुर में लगेंगे कैंप। 20 जून से पहले जयपुर में शुरू हो सकते हैं ये कैंप। पॉलिसी नहीं बनने के कारण जो सामने गाइडलाइन तैयार की जा रही है, इसी आधार पर हजारों की संख्या में तबादले होंगे। शिक्षा मंत्री लंबे समय से कई बार कर चुके पॉलिसी का जिक्र, लेकिन ट्रांसफर्स पॉलिसी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। गाइडलाइंस के आधार पर किए जाएंगे तबादले। स्कूलों के नए सत्र से पहले ऑर्डर जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नए सत्र में शिक्षक भी नई जगह पर पहुंच जाएं। एक बार ऑर्डर आने के बाद आगे भी जारी रह सकते हैं ट्रांसफर्स। स्कूलों के नए सत्र का पहला महीना तबादलों में पूरा हो सकता है। 25 जून से पहले नहीं जारी होगी कोई बड़ी लिस्ट, लेकिन 25 जून के बाद कोई लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक महीने में हो जाएंगे तबादले, क्योंकि नया सत्र जो है स्कूलों का वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि ये थर्ड ग्रेड के तबादले हैं या कोई टेढ़ी खीर है? तृतीय श्रेणी के शिक्षक तबादलों की तक रहा। तबादलों के लिए इस बार भी जयपुर में कैंप लगेंगे। 20 जून से पहले जयपुर में शुरू हो सकते हैं ये कैंप। पॉलिसी नहीं बनने के कारण सामने गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसी आधार पर हजारों की संख्या में तबादले होंगे। शिक्षा मंत्री लंबे समय से कई बार पॉलिसी का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसफर्स पॉलिसी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। गाइडलाइंस के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे। स्कूलों के नए सत्र से पहले ऑर्डर जारी करने के प्रयास, ताकि नए सत्र में शिक्षक भी नई जगह पहुंच जाएं। एक बार ऑर्डर आने के बाद आगे भी ट्रांसफर्स जारी रह सकते हैं। स्कूलों के नए सत्र का पहला महीना तबादलों में पूरा हो सकता है। 25 जून से पहले कोई बड़ी लिस्ट जारी नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं लाई जा रही प्रदेश की नई खनन नीति? समय सीमा समाप्त हुए 1 वर्ष हुआ, लेकिन नहीं आई नई खनन नीति। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने पिछले वर्ष 30 अप्रैल को दिए थे समिति को निर्देश। एक पखवाड़े में प्रदेश की नई खनन नीति सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी नई खनन नीति नहीं आई है। नई नीति में तकनीक का बेहतर उपयोग, कार्यशैली में पारदर्शिता और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा प्रावधान। नई खनिज नीति में खनिज संपदा के वैज्ञानिक दोहन, पारदर्शी तरीके से खनिज लीजों का आवंटन, रोजगार परक, जीरो वेस्ट खनन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहेगा। नई नीति नहीं आने से आवंटन, नवीनीकरण सहित अन्य प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, क्योंकि नई नीति आनी थी। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर ये नई नीति क्यों नहीं आई है? क्यों प्रदेश की नई खनन नीति नहीं आई है या समय लग रहा है? समय सीमा समाप्त हुए 1 वर्ष हुआ, लेकिन अभी तक नई खनन नीति नहीं आई। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने पिछले वर्ष 30 अप्रैल को दिए थे समिति को निर्देश। एक पखवाड़े में प्रदेश की नई खनन नीति सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी नई खनन नीति नहीं आई है। नई नीति में तकनीक का बेहतर उपयोग, कार्यशैली में पारदर्शिता और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा प्रावधान। नई खनिज नीति में खनिज संपदा के वैज्ञानिक दोहन,
पारदर्शी तरीके से खनिज लीजों का आवंटन, रोजगार परक, जीरो वेस्ट खनन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहेगा। नई नीति नहीं होने से आवंटन, नवीनीकरण सहित अन्य प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। नीट परीक्षार्थियों को नहीं भटकना होगा इधर उधर, जिला मुख्यालयों पर ही होंगे इनके परीक्षा केंद्र, ताकि किसी भी तरह से गड़बड़ी पर विशेष निगरानी रखी जा सके। उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो विश्वसनीय और प्रतिष्ठित 6 संभाग पर 1 लाख परीक्षार्थी। इससे अन्य राज्यों और जिलों के परीक्षार्थी पास के संभागीय मुख्यालय पर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्र को जिला मुख्यालय की सीमा में ही रखने के निर्देश हैं। परीक्षा केंद्रों के चुनाव के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों पर अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। तो कई निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो नकल विरोधी हो। तो नीट परीक्षार्थियों को अब इधर उधर भटकना नहीं होगा, जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र होंगे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर विशेष निगरानी रखी जा सके। उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो विश्वसनीय और प्रतिष्ठित 6 संभाग और 1 लाख परीक्षार्थी, यानी कि जो विश्वसनीय होंगी, जो प्रतिष्ठित होंगी, उन्हीं को केंद्र बनाया जाएगा। इससे अन्य राज्यों और जिलों के परीक्षार्थी पास के संभागीय मुख्यालय पर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्र को जिला मुख्यालय की सीमा में ही रखने के निर्देश हैं। परीक्षा केंद्रों के चुनाव के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों पर अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। अब डीजे वाहन देखते ही होगी जब्ती। सरकार ने अब वाहनों में लगे डीजे पर सख्ती से रोक का निर्णय लिया है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। वहीं नियमों में वाहनों में मनचाहे बदलाव पर पाबंदी। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने डीजे के वाहनों पर पहले से रोक लगा रखी है। इस दौरान दुर्घटनाओं से श्रद्धालुओं की मौत नहीं हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद रहकर यातायात नियमों की अनदेखी को रोके, क्योंकि अब सख्ती और हो जाएगी। अब डीजे वाहन दिखते ही जब्ती होगी। सरकार ने वाहनों में लगे डीजे पर सख्ती से रोक का निर्णय लिया है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं नियमों में वाहनों में मनचाहे बदलाव पर पाबंदी। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने डीजे के वाहनों पर पहले से रोक लगाई हुई है और इस दौरान दुर्घटनाओं से श्रद्धालुओं की मौत नहीं हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद रहकर यातायात नियमों की अनदेखी को रोके। एक बाघिन के भरोसे मुकुंदरा में सफारी शुरू करने की सोच रहा वन विभाग। जल्द ही शुरू की जाएगी सफारी वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। अभी प्रदेश में रणथंभौर और सरिस्का में होती है टाइगर सफारी। रणथंभौर में करीब 77 और सरिस्का में है 26 बाघों का कुनबा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में महज एक बाघिन MT4 का रहवास है। करीब 1.5 साल पहले 6 बाघ और शावक चढ़ चुके हैं लापरवाही की भेंट। बाघों के पुनर्वास पर जंगलात महकमा नहीं कर पाया ठोस फैसला। अलबत्ता सफारी टाइगर सफारी न रहकर वाइल्ड लाइफ सफारी कहना ज्यादा उचित होगा। बड़ा सवाल कि बिना बाघों के दीदार पर्यटकों के बीच कैसे लोकप्रिय हो पाएगी मुकुंदरा में सफारी। वैसे भी मॉनसून में सफारी बंद रहती है। अब आधी अधूरी तैयारी से वन विभाग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में प्री मानसून की बारिश जमकर मेहरबान। लगातार दूसरे दिन भी कई जिलों में लोगों को राहत मिली। बीते 24 घंटे में चौहटन में सबसे ज्यादा 130 mm बारिश दर्ज की गई। 12 के अटरू में भी 98 mm बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग में आज तेज बारिश की चेतावनी है। तो 15 जून से बारिश की गतिविधियों में हल्की कमी हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। 17 जून से फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग का आज कई जिलों में अलर्ट जारी। जोधपुर संभाग के सिरोही, पाली, जालौर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कोटा संभाग के बूंदी, झालावाड़, बारां के लिए भी अलर्ट जारी है। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, अजमेर संभाग के टोंक, भीलवाड़ा क्षेत्र में बारिश की संभावना है। तो वहीं 15 जून से बारिश का दौर हल्का पड़ जाएगा और आसमान साफ होने लगेगा।